इंडिया में आजकल शादी की नॉर्मल एज है यही कोई 27-28 साल की उम्र के आसपास। तो मान लीजिए कि एक बहुत ही समझदार नौजवान इंसान है, इनका नाम है वैभव। वैभव जी की हैप्पीली शादी हो जाती है 27 साल की उम्र में। तो एक तरह से हम यहाँ पर एक लोअर एज पकड़ लेते हैं। अब शादी के कुछ महीनों के बाद ही इनके पेरेंट्स इनके ऊपर दबाव बनाने लगते हैं कि बेटा 30 साल की उम्र से पहले पहले बच्चा कर ले, नहीं तो आगे चल के दिक्कतें आ सकती हैं। और मान लीजिए कि वैभव जी इस चीज को ज्यादा डिले नहीं करते हैं और बाय द एज ऑफ 29 उनका पहला बच्चा हो भी जाता है। अब अगर हम बात करते हैं वैभव जी के बच्चे की, तो बाय द एज ऑफ 18, जब तक कि बच्चा 18 साल की उम्र का होगा तब तक उसकी स्कूलिंग कंप्लीट होगी। मतलब नॉर्मली यही एज चलती है, यानी कि जब तक इस बच्चे की स्कूलिंग कंप्लीट होगी तब तक वैभव जी की उम्र हो चुकी होगी 47 ईयर्स की। फिर अगर हम इस बच्चे की ग्रेजुएशन की बात करते हैं तो ये कंप्लीट होगी अगले 3 या 4 साल में, यानी कि जब तक ये बच्चा 21 या 22 साल का होगा तब तक वैभव जी की एज हो चुकी होगी यही कोई 51 साल। अगर वैभव जी अपने बच्चे को थोड़ा सा और बढ़ाना चाहते हैं और ग्रेजुएशन के बाद अगर वो पोस्ट ग्रेजुएशन भी करवाना चाहते हैं, यानी कि इसमें 3 साल और लगने वाले हैं, और जब तक वो बच्चा अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद अपनी पहली जॉब में सेटल होगा या फिर पहली बार बिजनेस करने के लिए निकलेगा, तब तक बच्चे की उम्र हो जाएगी 26 साल और वैभव जी की उम्र हो जाएगी यही कोई 55 साल। तो अभी तक वैभव जी के बच्चे ने सिर्फ अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है और अपने करियर की शुरुआत की है। अब अगर वैभव जी अपने ही पेरेंट्स की ट्रिक इस बच्चे पर अपनाते हैं कि बेटा 30 साल की उम्र से पहले पहले शादी कर ले, नहीं तो देरी हो जाएगी। तो अगर वैभव जी का बच्चा करियर में थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता है, थोड़ा सा करियर ओरिएंटेड है और वो शादी में थोड़ा सा भी डिले करता है, यानी कि वो शादी करता है 28 या 29 साल की उम्र में, तो जब तक उसकी शादी होगी वैभव जी की एज हो जाएगी 58 ईयर्स की। तो एक मिनट के लिए अगर इस पूरी कहानी में हम वैभव जी को रिप्लेस कर देते हैं आपसे, तो आपके हिसाब से अगर आप अर्ली रिटायरमेंट प्लान करना चाहते हैं तो आपको अर्ली रिटायरमेंट किस एज पे ले लेना चाहिए? 50 या 51 ईयर्स की एज पे जब आपके पहले बच्चे ने जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, या 55 ईयर्स की एज पे जब आपके बच्चे ने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की है और अपने करियर की जस्ट शुरुआत की है, या फिर 58 ईयर्स की एज पे जब आपके बच्चे की शायद शादी हो चुकी हो, मतलब शायद शादी हो चुकी हो। ज्यादा जोर इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि जैसा कि आजकल ट्रेंड देखने को मिल रहा है और जैसा कि लोग आजकल बहुत ज्यादा करियर ओरिएंटेड है, 30 से पहले कोई शादी करना ही नहीं चाहता, और भारत जैसे देश में बच्चों की शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मानी जाती है माँ बाप के ऊपर। लेकिन पॉइंट यहाँ पर यह है कि 58 ईयर्स की एज में रिटायरमेंट लेने को हम अर्ली रिटायरमेंट लेना तो नहीं बोलेंगे। आपका क्या ख्याल है? तो ये जो अर्ली रिटायरमेंट वाला कंसेप्ट है जिसको कहते हैं फायर, यानी कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली, क्या आपके केस में ये अचीव हो भी पाएगा या नहीं? और अर्ली रिटायरमेंट तो छोड़िए, क्या एक नॉर्मल रिटायरमेंट भी आपको शांति से मिल पाएगा या नहीं? इन्हीं सब चीजों के बारे में हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करता। तो आइए देख लेते हैं। तो देख तो आप लेंगे ही, लेकिन अगर मैं ऑनेस्टली आपको बता दूं तो इस तरह के कंटेंट को लाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज्यादा एनालिसिस लगता है। तो अगर एज अ गुड जेस्चर या फिर एज अ सपोर्ट अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, जो कि आपके लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इससे अच्छा मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं योर एवरीडे गाइड। अर्ली रिटायरमेंट। ऐसा लगता है कि कार और घर खरीदने के बाद ये तीसरा बड़ा सपना बन गया है सो कॉल्ड पढ़े लिखे और समझदार भारतीयों का। वैसे तो ये दुनिया भर के सभी समझदार लोगों का सपना है, लेकिन मैंने खास तौर पे भारतीय क्यों बोला है ये आपको वीडियो में आगे चल के अपने आप पता चल जाएगा। तो जिसको देखो वो घोड़े पे सवार होकर अर्ली रिटायरमेंट की रेस में लगा हुआ है। अगर ये पूछो कि अर्ली रिटायरमेंट क्यों चाहिए, क्या करोगे, तो वही रटा रटा जवाब, मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊंगा या फ्री हो जाऊंगी, मैं फायर अचीव कर लूंगा, मुझे फिर कभी दोबारा जॉब नहीं करनी पड़ेगी, मैं पैसे के लिए काम नहीं करूंगा, पैसा मेरे लिए काम करेगा, मैं ट्रैवल करूंगा, लाइफ को एंजॉय करूंगा, और भी पता नहीं क्या क्या चीजें। तो इन शॉर्ट शायद ये सब फैंटेसीज हैं जो एक जॉब से परेशान आदमी या औरत भावनाओं में बहके करने लगते हैं। वैसे मैं इन सब चीजों को गलत नहीं कहूंगा क्योंकि हर किसी को अर्ली रिटायरमेंट इन्हीं सब चीजों के लिए चाहिए। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि ये पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन शायद 10-20% लोगों के लिए ही पॉसिबल है, सबके लिए नहीं है। अगर असलियत की बात करूं तो ये फायर वाली जितनी भी बातें हैं कि आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे, आपको दोबारा कभी नौकरी नहीं करनी पड़ेगी या फिर पैसों के लिए दोबारा कभी काम नहीं करना पड़ेगा, ये सभी बातें आपको अभी सही इसलिए लग रही हैं क्योंकि आपने अभी तक इसके पॉजिटिव साइड को सिर्फ सुना है। आपने सुना है, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये 99% गारंटीड है कि आपने अभी तक अर्ली रिटायरमेंट के बारे में सिर्फ सुना है कि ये ऐसा होता है या वैसा होता है, लेकिन आपने कभी देखा नहीं है। बेसिकली अपने दोस्तों में या रिश्तेदारों में आपने कभी किसी को अर्ली रिटायरमेंट लेते हुए देखा ही नहीं होगा, तो आपके पास अर्ली रिटायरमेंट वाली लाइफ का रियल एग्जांपल नहीं होगा। तो फायर मेथड के बारे में आपने आज तक जो कुछ भी सुना है जरूरी नहीं है कि वो सब कुछ सच हो, और जो कुछ भी आपने देखा है वो सिर्फ अपने लैपटॉप या फिर मोबाइल के डिस्प्ले पे देखा है, जो कि अगेन सच नहीं है। अगर हम इंडिया टुडे या फिर और दूसरे न्यूज आर्टिकल्स में आई इस खबर को देखते हैं, जहां पर गूगल में काम कर रही एक एम्प्लॉई ने 11 साल के बाद अपनी गूगल की जॉब छोड़ी
और जॉब छोड़ने के तुरंत बाद उन्होंने उस चीज को रिग्रेट किया कि शायद उनको अर्ली रिटायरमेंट के चक्कर में ये जॉब नहीं छोड़नी चाहिए थी। तो न्यूज में फर्दर जाके अगर हम देखते हैं तो नुपुर दावे, जिनकी एज है 40 ईयर्स, उन्होंने डिसाइड किया था अर्ली रिटायरमेंट लेने का और वो अपने इस डिसीजन को लेके बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थी। बट नुपुर सून फाउंड हरसेल्फ रिग्रेटिंग द डिसीजन जस्ट 2 days आफ्टर क्विटिंग। Despite financial security, the loneliness of retirement hit her hard, realizing that she needed social interaction. तो जो कुछ भी आपने अर्ली रिटायरमेंट के बारे में सुना है, पढ़ा है कि यार अर्ली रिटायरमेंट वाली लाइफ तो बहुत बढ़िया लाइफ होती है, सारी जिंदगी कुछ कमाने की जरूरत ही नहीं है, बस उठते बैठते सोते हुए पैसे से पैसा अपने आप बनता रहेगा और हमसे वो पैसा कभी खर्च नहीं हो पाएगा, हम अपनी लाइफ बस पीसफुली और अपने अकॉर्डिंग एंजॉय करते रहेंगे, इससे अच्छा जिंदगी में और क्या हो सकता है। तो आपने ये सब सिर्फ पॉजिटिव साइड सुनी है, लेकिन एक चीज जिसकी तरफ मैं चाहता हूँ कि हर वो इंसान ध्यान दे जो अर्ली रिटायरमेंट के सपने देखता है, और वो है इसकी नेगेटिव साइड कि क्या क्या चीजें आपको जिंदगी में आगे चल के डिफरेंट सरप्राइजेस दे सकती हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि आपका ये सपना अर्ली रिटायरमेंट की बजाय 65 या 70 ईयर्स की एज पे जाके पूरा हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सब बता के बोर नहीं करूंगा कि अर्ली रिटायरमेंट के लिए आपको क्या करना चाहिए, कितना पैसा बचाना चाहिए, कितना पैसा कमाना चाहिए, क्या रूल लगेगा वगैरह वगैरह। मैं बस एक सिंपल और सीधी सादी सोच के ऊपर बात करूंगा कि हो सकता है कि अर्ली रिटायरमेंट सबके लिए काम ना करे। अरे वहाँ क्या कर रहे हैं आप बीच में? घोड़ा मान नहीं रहा ना, मैं क्या करूं? तो आप इस वीडियो को एक थॉट प्रोसेस की तरह समझ सकते हैं और कुछ सवाल अपने आप से कर सकते हैं। तो आइए जरा नजर डाल लेते हैं इन दोनों ही पॉजिटिव और नेगेटिव साइड ऑफ रिटायरमेंट पे। तो सबसे पहली चीज आती है व्हाट इज रिटायरमेंट। तो सिंपल शब्दों में सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझ लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, रिटायरमेंट इज द विड्रॉल फ्रॉम वंस पोजीशन और ऑक्यूपेशन और फ्रॉम वंस एक्टिव वर्किंग लाइफ। शायद समझ में नहीं आया होगा तो मैं आसान भाषा में आपको समझा देता हूँ। तो बेसिकली रिटायरमेंट लाइफ का वो फेज है जब एक वर्किंग इंडिविजुअल अपनी एक्टिव और एनर्जेटिक लाइफ में खूब पैसा कमाता है, पैसा बनाता है, उस पैसे को जोड़ता है, अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूरा करता है और फाइनली अपनी एक्टिव वर्क लाइफ को छोड़ के वो पैसे के लिए काम करना बंद कर देता है और अपनी बची हुई लाइफ अपनी सेविंग्स के जरिए पीसफुली बिताता है। इंडिया में अगर हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करते हैं तो ये है लगभग 72 ईयर्स की, यानी कि रिटायरमेंट के बाद उस इंडिविजुअल के पास लगभग 10 से 12 साल बचे हुए हैं कि वो अपनी बाकी की लाइफ या तो अपनी सेविंग्स के जरिए या फिर पेंशन के जरिए बिता सके। मतलब अब उसको पैसा कमाने की टेंशन नहीं लेनी है, उसको जो जितना करना था वो ऑलरेडी कर चुका है। रिटायरमेंट के कंसेप्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये कंसेप्ट आया था लेट 19th सेंचुरी में, और ये इसलिए आया था क्योंकि पहले कभी लोग अपने मरते दम तक काम किया करते थे, लेकिन क्योंकि एक उम्र के बाद इंसान के हाथ पैर या फिर उसका दिमाग वैसे काम नहीं करता जैसे कि वो किया करता था, तो गवर्नमेंट ने और प्राइवेट कंपनीज ने एक एज सेट की कि आपको इस एज के बाद अपने काम से या फिर अपनी जॉब से आपको रिजाइन देना पड़ेगा, जिससे कि आपकी जगह पे एक यंग और फिट पर्सन को रखा जा सके। और 19th सेंचुरी में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो आज के मुकाबले काफी कम थी, यानी कि अराउंड 50 ईयर्स के आसपास की थी, क्योंकि उस टाइम पे मेडिकल साइंस इतनी ज्यादा एडवांस नहीं थी। कई केसेस में कोई छोटी मोटी बीमारी इतनी बढ़ जाती थी कि वो इंसान ही दुनिया से चला जाता था। उस टाइम पे लोग जॉब चेंज नहीं करते थे, जैसे कि आज के टाइम पे हर 2 से 3 साल में जॉब चेंज कर लेते हैं। उस टाइम पे लोग अपनी सारी जिंदगी यानी कि अपनी जिंदगी के 35 से 40 साल एक ही जॉब को, एक ही नौकरी को या फिर एक ही फैक्ट्री में दे दिया करते थे। तो ऐसी जॉब से इतने पुराने एम्प्लॉय को बाहर निकालना ये भी एक बहुत मुश्किल काम था एम्प्लॉयर्स के लिए। तो एम्प्लॉयज की तरफ से बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट होने लगे कि जिस जॉब को हमने अपनी पूरी जिंदगी दे दी है उस जॉब को हम ऐसे कैसे छोड़ दें, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि एम्प्लॉयर को लगता है कि हम फिट नहीं है। तो इसको ओवरकम करने के लिए एक कंसेप्ट आया पेंशन का कि भाई साहब या बहन जी आप ये जॉब छोड़ दीजिए, आपको फिर भी कुछ सैलरी दी जाएगी जिससे कि आप अपनी बाकी की जिंदगी आसानी से बिता पाएंगे। तो बेसिकली ये माइंडसेट था रिटायरमेंट और पेंशन्स को लेके। तो ये पूरी कहानी हो गई कि रिटायरमेंट होता क्या है। अब बात करते हैं अर्ली रिटायरमेंट की। तो अब रिटायरमेंट का एक और एडवांस वर्जन आ गया है जो कि है अर्ली रिटायरमेंट, यानी कि खुद से 60 ईयर्स की पहले ही रिटायरमेंट ले लेना। अब ये क्यों आया है और क्यों लोगों को इसकी जरूरत लगने लगी है? क्योंकि आज की जनरेशन को ये लगने लगा है कि अगर सारी जिंदगी पैसा कमाते ही रहेंगे, अगर उसी रूटीन में फंस के रह जाएंगे तो अपनी लाइफ को शांति के साथ कब जिएंगे। मतलब वो बाहर वाली शांति नहीं, अंदर वाली शांति, पीसफुल लाइफ। तो आज की जनरेशन के अंदर इस चीज को लेकर थोड़ी सी रैशनैलिटी आई है, क्योंकि देखिए अगर नॉर्मल रिटायरमेंट की एज 60 ईयर्स की है तो किसी भी इंसान के पास रिटायरमेंट के बाद 10 से 12 साल बचते हैं कि वो अपनी बाकी की लाइफ को फ्रीली जी सके। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी को तो बढ़ा नहीं सकते कि उसको 72 या 75 ईयर्स से बढ़ा के 85 या 90 ईयर्स कर दें, क्योंकि पहली बात तो ये कि उतना जी पाना मुश्किल है, और अगर उतना जी भी गए तो लाठी डंडों के सहारे और व्हील चेयर के सहारे कितना ही एंजॉय कर लोगे और कहाँ कहाँ घूमने चले जाओगे, क्योंकि शरीर उतना साथ ही नहीं देगा। तो अगर
अगर उसकी बजाय सही उम्र में यानी कि एक्टिव लाइफ में ज्यादा पैसा कमा लिया जाए, बचा लिया जाए, उसको इन्वेस्ट कर लिया जाए और रिटायरमेंट की एज को थोड़ा सा पहले शिफ्ट करके यानी कि 45 या 50 ईयर्स की एज में अगर रिटायरमेंट ले लिया जाए तो यहाँ पर किसी के पास सीधे सीधे 10 साल होंगे ठीक से जीने के लिए, एंजॉय करने के लिए, और अगले 10 से 12 साल मिल जाएंगे यानी कि 60 ईयर्स की एज के बाद के साल मिल जाएंगे थोड़ा कंजर्वेटिवली जीने के लिए। अगर हम विकिपीडिया पे जाके इस वाले चार्ट को देख लेते हैं जहां पर डिफरेंट कंट्रीज की नॉर्मल रिटायरमेंट एज हमारे पास है और अर्ली रिटायरमेंट एज हमारे पास है। इस टेबल में वैसे तो इंडिया का नाम कहीं पे लिस्टेड नहीं है, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन हम बाकी दूसरी कंट्रीज की रिटायरमेंट एजेस को यहाँ पे देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स जहाँ पर जो नॉर्मल रिटायरमेंट एज है वो है 67 ईयर्स की और अर्ली रिटायरमेंट एज है 62 ईयर्स की। अगर हम यूके की बात करते हैं तो यहाँ पर नॉर्मल रिटायरमेंट एज है 68 की और अर्ली रिटायरमेंट एज है 65 ईयर्स की। सेम इसी तरीके से आप यहाँ पर बाकी दूसरी कंट्रीज की रिटायरमेंट एज और अर्ली रिटायरमेंट एज को देख सकते हैं। तो बेसिकली ये जो रिटायरमेंट एज है ये पहले के मुकाबले यानी कि 2010 से पहले जो रिटायरमेंट एज थी वो थोड़ी कम थी, 2010 के बाद ये रिटायरमेंट एज थोड़ी सी बढ़ा दी गई है। लेकिन अगर हम भारत जैसे देश की बात करते हैं यानी कि अगर हम यहाँ के सभ्य कल्चर की बात करते हैं तो जैसे कि हमने वीडियो की शुरुआत में देखा था कि यहाँ पर अर्ली रिटायरमेंट के साथ बहुत सारे चैलेंजेस आ सकते हैं जिनकी वजह से अर्ली रिटायरमेंट ले पाना यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल या इवन कुछ केसेस में नामुमकिन सा लगता है। क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है कि हम लोग अंग्रेजों की तरह भारत में अपने बच्चों के लिए 18 साल की उम्र के बाद दरवाजे बंद नहीं कर देते, क्योंकि मेरे ख्याल से भारत में लोग ना तो कभी इतने प्रैक्टिकल थे और ना अभी तक भी इस चीज को लेके इतने प्रैक्टिकल हुए हैं। यहाँ पर 18 साल की उम्र के बाद भी या इवन शादी के बाद भी या तो बच्चे हमारे साथ रहते हैं या फिर हम बच्चों के साथ रहना पसंद करते हैं और ये आगे भी ऐसा ही फॉलो होता रहेगा। मतलब जितनी उम्मीद मैं लगा सकता हूँ, हो सकता है कि मैं गलत हूँ। अगले 20 से 30 साल में क्या होगा इसके बारे में कुछ भी कह पाना मुश्किल है। क्या पता आपको या मुझे अपने ही बच्चों के साथ डिनर करने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़े। अब अगली चीज आती है व्हाट इज फाइनेंशियल फ्रीडम। तो अर्ली रिटायरमेंट आपको मिल सकता है जिस दिन आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लेंगे। फाइनेंशियल फ्रीडम जैसे कि हम बात कर रहे थे कि अगर किसी ने फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लिया है यानी कि अब उसको पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं है, अब उसका जो समय है वो उसका अपना समय है, यानी कि अब वो अपने समय को ट्रेड नहीं करेगा पैसा कमाने के लिए। तो फाइनेंशियल फ्रीडम यानी कि ज्यादा से ज्यादा अर्न करो, एग्रेसिवली सेव करो, उसको इन्वेस्ट करो और जितना कॉर्पस बिल्ड कर सकते हो उतना कॉर्पस बिल्ड करो, जिससे कि आपके जो करंट लाइफस्टाइल है, आपके जो करंट एक्सपेंसेस हैं उसके हिसाब से और इन्फ्लेशन के हिसाब से आप अपनी बची हुई लाइफ को आराम से जी सकें बिना पैसा कमाने की टेंशन लिए। तो बेसिकली आपको यहाँ पर दो चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ है आपके एक्सपेंसेस कितने हैं और दूसरी चीज़ है कि आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है। अगर आप बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, अनहेल्दी खाना खाते हैं, आपका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा नहीं है, तो आप अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी उसके हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप सिगरेट शराब नहीं पीते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आप अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी उसके हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी एज है 40 तो यानी कि आपके पास यहाँ पर 32 से 35 ईयर्स बचे हुए हैं, तो आपको अपना पैसा उसी हिसाब से बिल्ड करना होगा। बेसिकली जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 72 से 75 ईयर्स के आसपास की है। अब बात करते हैं कि व्हाट ऑल यू नीड टू अचीव फायर यानी कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले चाहिए अपने एवरेज मंथली एक्सपेंसेस कैलकुलेटेड टू ईयरली एक्सपेंसेस, यानी कि अगर आपके मंथली एवरेज एक्सपेंसेस हैं 25,000 रुपीज तो आपके ईयरली एवरेज एक्सपेंसेस हो जाएंगे 3 लाख रुपीज। सेकंड चीज आती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जिसके बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। तीसरी चीज आपको चाहिए एक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि आपका जो पैसा है वो इन्फ्लेशन के हिसाब से ग्रो करता रहे। बेसिकली आपका टारगेट यहाँ पर इन्फ्लेशन को जस्ट बीट करना नहीं होना चाहिए, आपको इन्फ्लेशन के ऊपर यहाँ पर एक्स्ट्रा रिटर्न्स भी जनरेट करने होंगे। चौथी चीज आपको चाहिए डिसिप्लिन ओवर एक्सपेंसेस। देखिए फायर मेथड में ये अज्यूम किया जाता है कि आपके जो मंथली एक्सपेंसेस हैं और आपके जो ईयरली एक्सपेंसेस हैं वो फिक्स्ड हैं, मतलब कि फ्यूचर में आपके जो भी एक्सपेंसेस हैं वो इसी तरीके से होने वाले हैं, आप इन एक्सपेंसेस को एक्सपोनेंशियली बढ़ाएंगे नहीं। तो अपने खर्चों के ऊपर डिसिप्लिन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवी चीज आती है नो बिग लायबिलिटीज या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो बाय द टाइम आपकी जो अर्ली रिटायरमेंट वाली एज जो है जो आपने सेट की है, मे बी वो 50 ईयर्स की हो, मे बी 55 ईयर्स की हो, उस टाइम तक आते आते आपके ऊपर कोई भी लोन, कोई भी डेट, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं आपके बच्चों की शादी की या फिर उनकी हायर एजुकेशन की या और भी कोई दूसरा एक्सपेंस जो रिटायरमेंट के टाइम तक आपके ऊपर आ सकता है, तो इनका जो भी खर्चा होगा, जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो आपके रिटायरमेंट कॉर्पस से अलग रहने चाहिए, यानी कि आपको इनको सेपरेटली प्लान करना होगा जिससे कि वो एक्सपेंसेस समय पर सही से निकल पाए, नहीं तो जो आपका रिटायरमेंट होगा वो रिटायरमेंट मुसीबत में पड़ जाएगा। लायबिलिटीज में एक और चीज आती है जो हर इंसान को एक बड़ा झटका दे सकती है और मुझे उसको यहाँ पर मेंशन करना ही होगा, और वो है डिवोर्स। फायर मेथड में एक अजम्पशन होता है जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करता, कोई भी इस चीज को मेंशन नहीं करता, और वो ये
कि फ्यूचर में आपका या फिर आपके बच्चों का डिवोर्स नहीं होना चाहिए। ये मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि इंडिया में विदेशों की तरह जो डिवोर्स रेट है ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल आज की यूथ इंडिया में बहुत अच्छे से फॉलो कर रही है, गिव मी अ स्पेस या फिर आई नीड स्पेस वाला शब्द इस्तेमाल करके। अगर फ्यूचर में डिवोर्स होता है और खास तौर पे अगर आप एक मेल हैं तो आपको अपनी लाइफ अर्निंग्स में से या फिर आपके जो भी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी में से एक बहुत बड़ा अमाउंट सेटलमेंट के लिए देना पड़ सकता है। तो अगर डिवोर्स वाली कंडीशन फ्यूचर में आपके साथ या फिर आपके बेटे के साथ, क्योंकि मैं खास तौर पे यहाँ पर मेल्स की बात कर रहा हूँ, अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है तो आपका रिटायरमेंट यहाँ पर फ्यूचर में खतरे में पड़ सकता है। तो बेटर होगा कि अगर आप इस कंडीशन में फंस गए हैं तो इन चीज़ों को समय रहते सॉर्ट आउट कर लें। आपका जो भी सेटलमेंट है उसको पहले ही कर लें, जिससे कि आपके पास पैसे को अक्यूमुलेट करने का, फिर से कमाने का बफर रहे। और सिक्स्थ और आखिरी चीज़ आती है कि आपके पास एक अच्छा हेल्थ कवर है। हेल्थ कंडीशन, जैसे कि हम जानते हैं कि हेल्थ के ऊपर सबसे बड़ा खर्चा आपके लाइफ में आ सकता है, तो बेटर होगा कि आप एक हेल्थ इंश्योरेंस बाय करके रखें, जिससे कि वो सारे खर्चे आपके हेल्थ इंश्योरेंस से कवर हो जाएं, आपको अपने रिटायरमेंट कॉर्पस से कुछ बाहर ना निकालना पड़े। तो अभी तक जो भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, अगर इनके बेसिस पे हम एक छोटी सी अर्ली रिटायरमेंट की कैलकुलेशंस को करके देख लेते हैं, तो मान लीजिए कि आपकी एज है 25 ईयर्स और आपकी सैलरी है 50,000 पर मंथ की। आपके जो मंथली एक्सपेंसेस हैं वो है 25,000 के, यानी कि आपकी सेविंग्स हैं 50% की, यानी कि अगेन 25,000 की। अगर हम इन मंथली एक्सपेंसेस को 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाता है ईयरली एक्सपेंसेस, जो कि बन जाते हैं 3 लाख रुपीस के। और मान लेते हैं कि आपने जो अपनी अर्ली रिटायरमेंट की एज चूज की है वो है 50 ईयर्स की, और जैसे कि हमने देखा है कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो है 72 ईयर्स से लेकर 75 ईयर्स के आसपास की। तो आपके पास यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए बचेंगे 22 से 25 साल। तो अगर हम कॉर्पस रिक्वायर्ड की बात करते हैं फायर को अचीव करने के लिए, तो 3 लाख रुपीस को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 25 से, ये बन जाएगा 75 लाख रुपीस। तो आपके पास मिनिमम 75 लाख रुपीस होने चाहिए आज की वैल्यू के हिसाब से बाय द टाइम आपकी एज पहुंच जाएगी 50 ईयर्स, जिससे कि आप अर्ली रिटायरमेंट अचीव कर पाएं और अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बोल सकें। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इन्फ्लेशन का क्या हुआ, इन्फ्लेशन भी तो हमारा पैसा खाएगा। बिल्कुल खाएगा। तो मैं यहाँ पर अज्यूम कर रहा हूँ कि आप ये जो कॉर्पस बिल्ड करके रख रहे हैं इसको आप अपने सेविंग्स अकाउंट में नहीं रख रहे हैं, आप इस पैसे को कहीं पर इन्वेस्ट करके रख रहे हैं। कम से कम आप ये पैसा एफडी में तो इन्वेस्ट करके रखेंगे ही, जहां पे आपका पैसा जो है वो इन्फ्लेशन के हिसाब से बैलेंस रहेगा। और अगर आप इस पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं, म्यूचुअल फंड्स में, ईटीएफ्स में, स्टॉक्स में या कहीं पर भी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर देते हैं, और अगर आपको 11% के पोस्ट टैक्स रिटर्न्स भी मिल जाते हैं, तो वो आपके लिए एक्स्ट्रा कुशनिंग का काम करेगा, यानी कि जितना ज्यादा पैसा आपके पास होगा उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। ओके, तो वीडियो के इस वाले पार्ट तक आते आते हमने पीछे बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सारी चीज़ों को हमने सीखा। बेसिकली रिटायरमेंट क्या होता है, अर्ली रिटायरमेंट क्या होता है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्या होता है, फायर को अचीव करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, किन किन चीज़ों पे आपको ध्यान रखना होगा, और फाइनली हमने बेसिक सी कैलकुलेशन करके देखी कि कैलकुलेशंस किस तरीके से काम करती हैं। अब हम बात करते हैं और भी डरावनी और भी भयंकर चीज़ों के बारे में। बेसिकली अगर आपने फायर अचीव कर लिया है, यानी कि आपने अर्ली रिटायरमेंट अचीव कर लिया है, तो क्या क्या कांटे, क्या क्या चीज़ें आपके रास्ते में आ सकती हैं। बेसिकली हम लोग जान लेते हैं नेगेटिव साइड ऑफ रिटायरिंग अर्ली के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ जिसका आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा और जिसके बारे में हम ऑलरेडी पीछे बात कर चुके हैं, वो है फाइनेंशियल डिसिप्लिन। तो जो पैसा आपने अक्यूमुलेट करके रखा है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करने के टाइम तक, उस पैसे को आपको बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ और बहुत ही डिसिप्लिन के साथ खर्च करना होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ऐसी चीज़ों के ऊपर अपना पैसा खर्च करना स्टार्ट कर दें जो आपने अपने रिटायरमेंट के टाइम तक प्लान नहीं की हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका अचानक से एक ज़्यादा महंगी कार खरीदने का मन कर जाता है या फिर एक ज़्यादा महंगा फ़ोन, बेसिकली एक आईफोन खरीदने का मन कर जाता है, कि आप सोचें कि यार एक आईफोन ही तो लेना है, 2 लाख रुपए का आएगा, मेरे पास तो 75 या 80 लाख रुपए मेरे अकाउंट में रखे हुए हैं, क्या ही फर्क पड़ेगा, वहां से पैसा निकाल के एक आईफोन ले लेता हूँ। मतलब मेरी माने या फिर एक्सपर्ट्स की माने तो बेसिकली आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो चीज़ प्लान नहीं है उसके ऊपर आपको एक्सपेंसेस नहीं करने चाहिए। सेकंड चीज़ जिसका आपको ख्याल रखना है वो है टेकिंग हाई रिस्क। अगर किसी मंथ या फिर किसी पर्टिकुलर साल में आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना पड़ जाता है, यानी कि अगर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स में से कुछ एक्स्ट्रा पैसा रिडीम करना पड़ता है, और इत्तेफाक से अगर उसी पर्टिकुलर ईयर या फिर उसी पर्टिकुलर मंथ में स्टॉक मार्केट काफ़ी ज़्यादा डाउन चली जाती है और आप अपना पैसा अगर रिडीम कर लेते हैं, तो आपको यहाँ पर नॉर्मल से ज़्यादा नुकसान हो सकता है, जो आपके फ्यूचर प्लान्स को और जो भी कंपाउंडिंग आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसको थोड़ा सा बिगाड़ सकता है। तो फायर अचीव करने के बाद आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स को थोड़ा कंजर्वेटिव लेके चलना होगा। अगर आप यहाँ पर ज़्यादा रिस्क लेने की कोशिश करते हैं तो ये चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। अगर आप ऑलरेडी अपनी यंग एज से इन्वेस्टेड हैं, आपने 25 ईयर्स की एज से पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था और अब आपकी एज 50 ईयर्स हो गई है, तो इनफैक्ट आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स में थोड़े से चेंजेस यहाँ पर लाने होंगे। यानी कि अगर आप 100% इक्विटी में अपना पैसा इन्वेस्ट करते थे, तो यहाँ पर आपको 60% या फिर 50% इक्विटी में अपना पैसा इन्वेस्ट करके बाकी पैसा आपको डेट में, एफडी में या फिर दूसरे
दूसरे कम रिस्क वाले इंस्ट्रूमेंट्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करके रखना चाहिए। मतलब बेसिकली इससे होता क्या है कि क्योंकि आपके पास ऑलरेडी जो कॉर्पस है वो बहुत बड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कैलकुलेशन को सिंपल रखने के लिए मान लेता हूँ कि आपका जो कॉर्पस है वो 1 करोड़ रुपीज़ का है, तो अगर 1 करोड़ रुपीज़ पे आपको यहाँ पर कम रिस्क लेकर अगर 7 से 8% के रिटर्न्स भी मिलते हैं, यानी कि आपको एक साल में 1 करोड़ रुपए पे 7 से 8 लाख रुपए के रिटर्न्स मिलते हैं। तो अगर कम रिस्क पे आपको यहाँ पर रिटर्न्स कंसिस्टेंटली मिलते रहते हैं तो यहाँ पर आपका बेनिफिट ही है, क्योंकि यहाँ पर आपको सीधे सीधे 7 to 8 लाख रुपये साल के मिल रहे हैं, जिसमें आपके मेरे ख्याल से सभी एक्सपेंसेस आराम से कंप्लीट हो सकते हैं। तीसरी चीज आती है जो कि एक्चुअली में अर्ली रिटायरमेंट का एक नेगेटिव साइड है, वो है कंप्लीट माइंडसेट शिफ्ट। कुछ लोग जो 40s में या फिर अपने 50s में अर्ली रिटायरमेंट का प्लान कर रहे हैं, उनके लिए ये अर्ली रिटायरमेंट पीस ऑफ माइंड की जगह एक डिप्रेशन का रीजन बन सकता है। क्यों? क्योंकि आपका जो पुराना ऑफिस वाला शेड्यूल था, सुबह जल्दी उठना, जल्दी उठ के तैयार होना, ऑफिस जाना, ऑफिस जाके दोस्तों के साथ चाय पीना, फिर काम करना, ऑफिस की मीटिंग्स अटेंड करना, लंच सभी दोस्तों के साथ करना, लंच के बाद वॉक पे जाना, थोड़ी चिट चैट करना, उसके बाद इवनिंग की चाय और शाम को फाइनली ऑफिस से घर वापस एक साथ ही आना, ऑफिस की वीकेंड पार्टीज, टीम आउटिंग्स, ये वो सब चीजें हैं जो आपको पीछे छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा अगर आपने एक बार रिटायरमेंट ले लिया है, क्योंकि ये सो कॉल्ड पर्क्स आपको अब लाइफ में दोबारा नहीं मिलेंगे। तो आपका सुबह से लेकर शाम तक का जो कंप्लीट रूटीन था, वो कंप्लीट रूटीन आपका अब चेंज हो जाएगा। और ऐसे में जनरली बहुत से लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, क्योंकि जो लाइफ आप पिछले 25 साल से या 30 साल से जी रहे थे, उस लाइफ में अब कंप्लीटली चेंजेस आने वाले हैं। मे बी आपने अपने फादर को या फिर मदर को या रिलेटिव में किसी को देखा होगा कि रिटायरमेंट के बाद वो लोग जनरली डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और उन लोगों का बिहेवियर वैसा नहीं रहता जैसे कि पहले रहा करता था। तो लोग उनको कहना स्टार्ट कर देते हैं कि ये तो सठिया गए हैं। तो रिटायरमेंट चाहे नॉर्मल रिटायरमेंट हो या फिर अर्ली रिटायरमेंट हो, दोनों ही केसेस में ये एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट होता है, जिसके लिए लोग पहले से तैयार नहीं होते। चौथी चीज आती है कि थिंग्स डोंट लुक द वे दे आर। तो अपने अर्ली रिटायरमेंट से पहले में भी आपने बहुत कुछ प्लान किया होगा कि मैं रिटायरमेंट के बाद दुनिया घूमूंगा, खूब ट्रैवल करूंगा, खूब इंजॉय करूंगा, जो कि लोग अपने रिटायरमेंट के तुरंत बाद अगले 1-2 साल तक करते भी हैं। लेकिन उसके बाद ये सब चीज़ें और जो भी आपका एक्साइटमेंट है, ये सेटल डाउन होना स्टार्ट हो सकता है। तो नॉर्मल रिटायरमेंट में तो ठीक है, लेकिन अगर आप अर्ली रिटायरमेंट में बहुत कुछ एक्सपेक्ट करके अपना अर्ली रिटायरमेंट लेते हैं, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर सकती हैं। एक चीज़ जो इंसान को कभी नहीं भूलनी चाहिए, वो ये कि लाइफ में चैलेंजेस आते ही हैं और आते भी रहेंगे। तो अगर आपने अपना अर्ली रिटायरमेंट ले लिया था एग्जैक्ट अपनी कैलकुलेशंस के बेसिस पे कि ये मेरे मंथली एक्सपेंसेस हैं, इतनी मेरी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, तो मैं इस हिसाब से इतना कॉर्पस बिल्ड कर लेता हूँ, मेरा काम चल जाएगा। लेकिन जब एक्चुअल रियल लाइफ चैलेंजेस आते हैं, तो ये जो आपका कॉर्पस है, ये आपको छोटा लगने लग सकता है। तो बेटर होगा कि एक बड़ा मार्जिन लेके, एक बड़ा बफर लेके अपना अर्ली रिटायरमेंट प्लान करें, जिससे कि आपके लाइफ में अगर अचानक से कोई सरप्राइजेस आ जाते हैं तो आप उनके लिए तैयार रहें। पांचवी चीज आती है टॉक टू पीपल हु हैव ऑलरेडी अर्ली रिटायर्ड। आप अपने सर्कल में या फिर अपनी रिश्तेदारियों में ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जो अर्ली रिटायरमेंट ले चुके हैं? अगर किस्मत से एक भी ऐसा इंसान आपको अपने सर्कल में मिल जाता है, तो मैं कहूँगा कि आप उससे जाके बात कीजिए, उनका फीडबैक लीजिए कि उन्होंने अपनी लाइफ में चीज़ों को कैसे प्लान किया है, कैसे वो डिफरेंट चीज़ों को मेंटेन करके रख रहे हैं। हो सकता है कि ये सब चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करें इससे पहले कि आप अपना अर्ली रिटायरमेंट प्लान करें। 6th पॉइंट आता है कि रिटायरिंग अर्ली मे नॉट वर्क फॉर इंडियंस। देखिए, अंग्रेज लोगों को आदत होती है अकेले रहने की। 18 साल की उम्र से ही वो घर से बाहर निकलकर अकेले रहना स्टार्ट कर देते हैं। पेरेंट्स भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों के ऊपर से हटा देते हैं, फिर वो बच्चे कहीं भी रहें, कैसे भी रहें, कुछ भी करें, पेरेंट्स को मतलब नहीं होता और ना ही वो किसी भी तरह की दखल अंदाजी अपने बच्चों की लाइफ में करते हैं। तो ऐसा कल्चर जहाँ पे लोग ऑलरेडी अकेले रहते हैं, किसी को किसी से मतलब नहीं होता, वहां पे फायर मेथड इंप्लीमेंट करना फिर भी कंपैरेटिवली आसान और पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि प्लानिंग में इतने ज्यादा इफ्स एंड बट्स नहीं होते जितना कि एक इंडियन फैमिली में हो सकते हैं। देखिए, वैसे तो अगर आप खुद भी नोटिस करेंगे तो आप ये देखेंगे कि इंडिया में हम लोग भी इसी कल्चर की तरफ जा रहे हैं, जहां पर किसी को किसी से मतलब नहीं होगा। लेकिन अभी इस चीज को फॉलो होने में बहुत सारी जनरेशन लग सकती है, लेकिन वो समय आने तक मेरे ख्याल से आपको अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजों को कंसिडर करके, कैलकुलेट करके अपना रिटायरमेंट प्लान करना चाहिए। और 7वां और आखिरी पॉइंट आता है कि मेन एंड वुमेन इन इंडिया डोंट हैव अ हॉबी। तो भारत में जैसे कि आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर मोस्टली लोगों की कोई भी हॉबी नहीं होती कि वो रिटायरमेंट लेने के बाद अपनी हॉबी को परस्यू करें। हॉबी होने से फायदा ये होता है कि आपकी जो हॉबी है वो भी फॉलो हो जाती है, एंजॉयमेंट भी हो जाता है, और ऐसा भी हो सकता है कि हॉबी को फॉलो करते करते कुछ पैसा भी आ जाए। बेसिकली एक्टिवली आप पैसे के लिए काम नहीं करते क्योंकि आप रिटायर हो चुके हैं, लेकिन अगर हॉबी फॉलो करते करते
कुछ इनकम कहीं से आ जाए तो इसमें बुराई क्या है। वहीं अगर हम अंग्रेजों की बात करते हैं तो ये लोग हॉबी पे बहुत ध्यान देते हैं, जैसे कि पेंटिंग, कुकिंग, प्लांट्स, किचन गार्डन, ट्रैवल, योगा, मेडिटेशन या फिर कोई और दूसरी कोचिंग जो शायद किसी और के लिए कहीं पे काम आ जाए। लेकिन इंडिया में ये सभी चीजें मोस्टली लोगों के अंदर एब्सेंट है। देखिए, हॉबी से भले ही कोई इनकम जनरेट ना हो उसके बारे में आपको सोचना भी नहीं चाहिए, लेकिन जो लाइफ है वो स्मूथली निकल जाती है, आपका टाइम आराम से कट जाता है, दिमाग और शरीर एक्टिव रहता है और डिप्रेशन और दूसरी बीमारियां भी नहीं लगती। अब आ जाते हैं इस वीडियो के फाइनल पॉइंट्स पे। तो देखिए, बेसिकली यहाँ पर दो चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आप अर्ली रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, आप फुल कॉन्फिडेंट हैं कि हाँ आप 50 ईयर्स की एज में या वटेवर जो भी आपने एज चूज़ की है उस एज में आप अर्ली रिटायरमेंट ले सकते हैं, तो आपको उसके लिए क्या करना है वो आप जानते हैं। सेकंड चीज़ ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस आई हैं या फिर कुछ ऐसी कंडीशंस आई हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं थी और आपका पैसा वहाँ पर बहुत ज़्यादा खर्च हो गया है और आपको ऐसा लगने लगा है कि अर्ली रिटायरमेंट हो सकता है कि आपके लिए अचीव करना डिफिकल्ट हो सकता है, तो मेरे ख्याल से आपको अर्ली रिटायरमेंट के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा जोर एक तरह से अर्ली रिटायरमेंट के ऊपर नहीं देना चाहिए। उससे बेटर क्यों ना आप एक ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन देखें, यानी कि अगर आपकी एज 50 ईयर्स की हो जाती है या बाय द टाइम आप 55 ईयर्स की एज पे पहुंच जाते हैं, तो क्यों ना आप एक ऐसी जॉब या फिर एक ऐसा बिजनेस पिक करें जहां पर स्ट्रेस कम हो, इनकम भले ही कम हो लेकिन रेगुलर इनकम आती रहे, आप अपनी फैमिलीज की जो दूसरी प्रायोरिटीज हैं उन पे फोकस कर सकें और आपके जो भी मंथली एक्सपेंसेस हैं या फिर जो भी ईयरली एक्सपेंसेस हैं वो भी इजीली निकलते रहें और फाइनली आप 60 ईयर्स की एज पे आके एक सही कॉर्पस के साथ रिटायर हो और बाकी की जो भी आपकी लाइफ बचती है उसको आप आराम से तसल्ली से बिताएं। इससे फायदा ये होगा कि आप अपनी लाइफ में बेकार का स्ट्रेस अवॉइड कर पाएंगे, जो कि आपकी हेल्थ के लिए वैसे भी अच्छा नहीं है। अगली चीज ये है कि वीडियो की शुरुआत में मैंने एक एग्जाम्पल लिया था जहां पर उस बंदे की शादी 27 साल की उम्र में हो जाती है। तो अगर आपकी शादी 27 साल की उम्र में नहीं हो पाती है, 30 साल की उम्र में होती है या 35 साल की उम्र में होती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अर्ली रिटायरमेंट कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे, बहुत देरी हो गई है या फिर आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। देखिए, मेरा यहाँ पर कहना बस ये है कि हर चीज का जिंदगी में समय होता है, तो आपके लिए रिटायरमेंट का भी एक डिफरेंट समय होगा। कभी कभी लोग अपनी जिंदगी में 2-3 साल में या फिर 5 साल में इतना पैसा कमा लेते हैं कि उनको दोबारा कभी पैसा कमाने की जरूरत ही नहीं पड़ती और वो एक्चुअली में विद इन 2-3 साल या फिर 5 साल में ही अपने आप को फाइनेंशियली फ्री बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी कोई ट्रेन नहीं छूटी जा रही है, आप यहाँ पर अपना टाइम लीजिए, किसी और की टाइमिंग को देखकर अपनी लाइफ की टाइमिंग को मैच करने की कोशिश मत कीजिए। और फाइनली, अगर अर्ली रिटायरमेंट के चक्कर में अपनी ही फैमिली को समय ना दे पाओ, उनके साथ सही समय ना बिता पाओ, एक बैलेंस क्रिएट ना कर पाओ, तो आप खुद सोच के देखिए कि इन सब चीज़ों का फायदा ही क्या होगा। तो दोस्तों, आई नो ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लेकिन आई एम श्योर आपको कुछ ना कुछ अच्छा मैसेज यहाँ पर जरूर मिला होगा और ये वीडियो आपके लिए जिंदगी में कहीं ना कहीं हेल्पफुल जरूर रहेगी। फाइनली, जाते जाते अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करके मुझे जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।